यूक्रेन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करते हैं कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता होगी, यानी कि सीज फायर होगा। ट्रंप के बयानों के बाद से यूक्रेन और ज्यादा भड़का हुआ है। जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं और अब एक बार फिर से रूस के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स की गर्जना सुनने को मिली है। इस बार हमले में रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर रिएक्टर को भी नुकसान पहुंचा है। उधर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर शांति वार्ता नहीं बल्कि युद्ध के और भी ज्यादा भड़कने के आसार फिलहाल दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आगे क्या होने वाला है। क्या जेलेंस्की अब पुतिन के क्रोध का प्रकोप झेलेंगे? इस खास प्रोग्राम में कुछ खास मेहमानों के साथ इस युद्ध को लेकर बात करेंगे और आगे की संभावनाओं पर भी बात होगी, लेकिन पहले ताजा रिपोर्ट। ट्रंप चीख चीख कर दुनिया को संदेश देते रहे कि रूस यूक्रेन के बीच अब शांति वार्ता होगी, लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है। लग नहीं रहा कि दोनों मुल्कों के बीच जंग थमेगी। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बीच यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर ड्रोन अटैक किया। रूस के आसमान में ड्रोन की गर्जना से लोग थर्रा गए। रूस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर की क्षमता में भारी गिरावट आई। इसके अलावा उस्तलुगा फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल में भीषण आग लग गई। इसे लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। रूस के 12 से ज्यादा क्षेत्रों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रूस ने 95 ड्रोन्स को मार गिराया। हमले के दौरान यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर भी ड्रोन अटैक हुआ। रूस ने ड्रोन को हवा में तबाह किया। विस्फोट से न्यूक्लियर सहायक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ। रिएक्टर नंबर 3 की क्षमता 50% तक घटी। 2 रिएक्टर फिलहाल बिजली उत्पादन नहीं कर रहे। उत्तरी लेनिनग्राद क्षेत्र में भी ड्रोन अटैक हुआ है। रूस ने यहां 10 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ड्रोन के मलबे से नोवाटेक टर्मिनल में आग लगी। कुल मिलाकर लगता है कि जंग थमने के आसार नहीं है। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का कहना है कि इस हमले के बाद कई एयरपोर्ट पर रात भर उड़ानें घंटों तक रोक दी गई। यूक्रेनी ड्रोन ने सिजरान शहर के एक औद्योगिक केंद्र पर हमला किया, जिसमें एक बच्चा घायल हुआ। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया था। दावा है कि इस युद्ध में दोनों ही देशों के लाखों सैनिकों की मौत हो गई। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि अब तक इस युद्ध में 10 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। रशिया मैटर्स की रिपोर्ट कहती है कि अब तक 7.90 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि 46,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यूए लॉसेस की रिपोर्ट कहती है कि इस युद्ध में अब तक 77,607 लोग मारे गए हैं। CNN की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने यूक्रेन के 18% हिस्से पर कब्जा किया है। उधर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि रूस यूक्रेन के 10 लाख लोग अब तक मारे गए हैं। अल जजीरा कहता है कि युद्ध में अब तक 4.27 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में अभी भी 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप की कोशिशें बेकार होती दिख रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। आसमान में ड्रोन की गर्जना से लोग सहम रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन यूक्रेन को इन ड्रोन हमलों का जवाब देंगे या कोई और फैसला लेंगे? सवाल यह भी कि क्या यूक्रेन भी रूस के अटैक के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जो हालात रूस और यूक्रेन के बीच में बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 देश इससे प्रभावित हैं, दुनिया के बाकी देशों पर भी इसका असर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते रहे चुनाव के दौरान भी कि युद्ध रुकवा देंगे, और उसके बाद भी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। न तो यूक्रेन पीछे हट रहा है, न तो रूस पीछे हट रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ में जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर, और चूंकि वायुसेना में भी आपने सेवाएं दी हैं, रंजन मुखर्जी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत।
रंजन मुखर्जी जी, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है ना, मतलब 3.5 साल कैसे गुजर गए और उसके बाद का टाइम अभी चल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध जब छिड़ा था तो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे जो कह रहे थे यूक्रेन रूस के आगे कहीं टिकता नहीं। फिर नेटो का जिस तरीके से सपोर्ट मिला, युद्ध तो आज तक चल रहा है। लेकिन क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के दावों का? और अगर यूक्रेन अभी भी रह रहकर रूस के आसमान में गर्जना कर रहा है, हमले कर रहा है, तो इसे क्या समझें? में भी और विदेश में भी तो ट्रंप का जो जियोपॉलिटिकल अप्रोच है वो काम नहीं आ रहा है। लेकिन हमको ना इस युद्ध के पहले थोड़ा बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। ये बैकग्राउंड 1990 का है, जब यूएसएसआर टूट के रशिया और बाकी बढ़ रहा था। तो 1991 में 24 अगस्त यूक्रेन अलग हुआ रशिया यूएसएसआर से, और उन्हीं का जो इंडिपेंडेंस डे है लास्ट 24 को, उसने पूरा अटैक किया। और उतना नहीं जितना क्लेम कर रहे हैं वो लोग, उतना डैमेज नहीं हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटीज रशिया में, बट जरूर हुआ है। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि 1992 में जब ये प्रॉपर मामला चला और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब रशिया का एक शर्त था कि ये जो टूटे यूएसएसआर को टूट के जो छोटे छोटे कंट्रीज बन गए, बेलारूस हो गया, यूक्रेन उसके बाद रशिया के बाद सबसे बड़ा देश, तो ये नाटो में नहीं जाएगा, क्योंकि नाटो जो है धीरे धीरे रशिया के बॉर्डर तक आ रहा था। तो रशिया को इस चीज का डर था, और इसी बदौलत ये यूएसएसआर को तोड़ के इन्होंने जब बनाया, छोटे छोटे कंट्रीज में बांटे, तो रशिया का ये एक शर्त था जो कि माना गया था, व्हिच वाज नॉट रिटन डाउन, बट ये एक अलिखित एक समझौता रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। बट धीरे धीरे लेट 90s से इसका उल्लंघन होता गया, रशिया नाटो जो है बढ़ता गया रशिया की तरफ। और अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि अमेरिका की बात यूरोप नहीं सुन रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है टोटल फेलियर हो गए हैं, और वो कोशिश किए यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का, यूरोप को बोलने का, ताकि उनका नोबेल मिल जाए उनको, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये बेसिकली एक मिलिट्री कंपटीशन है बिटवीन रशिया एंड द नाटो, एंड उसमें पूरा यूरोप इसलिए सपोर्ट कर रहा है। और आपके माध्यम से अभी जो आपने आंकड़े दिखाए, उसमें इतने लोग मरे, इतने लोग बेघर हुए, बहुत हालत खराब है, बट ये कंपटीशन थामने का नाम नहीं लेता। देखिए, पुतिन सब जीरो टेम्परेचर में साइबेरिया में नहाने वाला व्यक्ति है, आरडीआर केजीबी का रहा है, बड़ा टफ आदमी है, उसको आप झुका नहीं सकेंगे, वो छोड़ेगा नहीं। और ये ट्रंप आ जाए, कोई आ जाए, वो अपने लक्ष्य में स्थिर है। जब तक ना ओरिजिनल प्रॉब्लम, ताकि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन, ये जब तक ना सेटल होता है, तब तक जो है ये चलता रहेगा। और इसमें क्षति रशिया को हो रही है, बट बहुत ज्यादा क्षति यूक्रेन को हो रहा है। अभी आज एक छोटा सा एक पॉजिटिव न्यूज आया है, और उसमें यह है कि पोप जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वाटिकन जो है एक रोल प्ले कर सकता है, और दोनों देशों के बीच में मेरे समझ से ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और इधर से देखिए, यूरोप का भी हाल बहुत खराब है। प्राकृतिक रूप से लग रहा है कि ऊपर वाला भगवान जो है ये हंगामा बरपा दिया वहां पे। 20 यूरोपियन नेशन उसमें जंगल का भीषण आग से चल रहा है, बाकी जगह पे भीषण बाढ़ चल रही है, उसके बाद ये लड़ाई का इफेक्ट चल रहा है। ये चारों तरफ मिलके एक बहुत ही नकारात्मक, एक नेगेटिव सिचुएशन के दौर से गुजर रहा है यूरोप। और अमेरिका का हाल बहुत खराब है, उसका भी कोई चल नहीं रहा है। और ट्रंप जैसा एक व्यक्ति, जो नासमझ व्यक्ति मैं कहूंगा, उनके लीडरशिप के चलते इसमें कोई नासमझी के साथ साथ अपनी भी तो इमेज पर डेंट, आगे नहीं बढ़ रहा है, अपनी भी तो इमेज पर डेंट लगाने का काम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यूके देखा सर, एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, पुतिन कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं। अब हम देख रहे हैं यूक्रेन में भी और रूस में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अगर कंपैरिजन करें, हो सकता है कि रूस में कम नुकसान हुआ हो, यूक्रेन में ज्यादा हुआ हो, लेकिन इन सबका भविष्य क्या है? अगर हम देखें तो दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो तो सेफ हैं, जा रही है तो आम लोगों की जान ना।
रंजना जी, किसी भी युद्ध में जाहिर बात है एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। इस युद्ध में मोटा मोटी हम ऐसा आकलन लगा सकते हैं कि यूक्रेन कितनी भी कोशिश कर ले, अभी ड्रोन हमले कर रहा है रूस के अंदर घुसकर, वो इस युद्ध को जीत नहीं सकता, क्योंकि इन ड्रोन युद्ध से ठीक है खलबली मच जाती है, मीडिया में काफी पब्लिसिटी मिल जाती है, लेकिन इन ड्रोन अटैक से रूस की जो युद्ध लड़ने की क्षमता है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और रूस जो है इस युद्ध को हार नहीं सकता। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जमीन पर रूस की फौजों का दबदबा है, और हर हफ्ते हर रोज रूस की जो फौज है वो डोनबास एरिया अगर में। यूक्रेन को हारना होता तो यूक्रेन भी हार चुका होता ना। यूक्रेन इसलिए नहीं हार पा रहा क्योंकि अलग अलग देशों का साथ मिला हुआ है। आपने एकदम सही कहा रचना जी। होता क्या है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, खास तौर से अगर हम यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात करें, तो रूस का ये आकलन था कि यूक्रेन की जो युद्ध लड़ने की क्षमता है वो करीबन 10 दिन से 15 दिन की है। क्या होता है कि यूक्रेन में जो इंडस्ट्री है वो हर रोज कुछ हथियार, गोले बारूद, जो डेली अम्यूनिशन यूज होता है, जैसे टैंक के गोले, तोप के गोले, हाथ गोले, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल बनाती है। लेकिन इनकी जो टोटल स्टॉक थी वो जब युद्ध के दौरान इस्तेमाल होती है तो जल्दी, बहुत तेजी से, द्रुत गति से खत्म हो जाती है। फौजी भाषा में हम इसे कहते हैं WWR, वॉर वेस्टेज रिजर्व। तो होता क्या है कि जैसे भारत या दुनिया का कोई भी देश अपने पास इतना स्टॉक रखता है कि वो 10 दिन का युद्ध लड़ सके, 20 दिन का युद्ध लड़ सके, 30 दिन, 40 दिन का युद्ध लड़ सके। तो रशियन आकलन ये था कि यूक्रेन जो है इस युद्ध को ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन तक खींच सकता है। लेकिन एक अप्रत्याशित डेवलपमेंट हो गई, जो कि रूस ने शायद कभी सोचा नहीं था, कि अमेरिका ने हाथ खोलकर पिछले लगातार हर रोज आप देखें तो अमेरिका 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के जो हथियार हैं वो पंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि 3.5 साल के युद्ध में उन्होंने यूक्रेन को 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा मदद दी है। इतनी बड़ी तादाद में पश्चिमी देशों से डेली जो युद्ध का सामान होता है, टैंक के गोले, तोप के गोले, जैसे मैंने कहा, एंटी टैंक रॉकेट्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, ये नेटो देश या अमेरिका देंगे, इसका आकलन रूस ने नहीं किया था। लेकिन फिर भी अमेरिका चाहे यूक्रेन को कितनी भी बड़ी तादाद में हथियार देता रहे, यूक्रेन हर रोज की लड़ाई में अगर आप देखें तो कभी किसी दिन आधा किलोमीटर, किसी दिन 1 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में नाइपर रिवर की तरफ हार रहा है। जमीन पर रूसी फौजों का ही दबदबा है। तो ये युद्ध अगर बहुत लंबा चला तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि रूस की फौजें पूरब से पश्चिम में एडवांस करते करते नाइपर रिवर तक पहुंच जाएं। जी, जिस तरीके से अभी तक की सिचुएशन है ना, ऐसा लग रहा है कि रूस अभी पीछे नहीं हट रहा, यानी कि पुतिन पीछे नहीं हट रहे, उधर जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था, रंजन मुखर्जी सर, ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की शायद हीरो बनना चाहते हैं, यूक्रेन के हीरो, या फिर दुनिया में एक हीरो के तौर पर उभरना चाहते हैं, और शुरू में वो वेटेज ऐसा मिला भी। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते रहे वो ये कहते रहे कि मूर्खता भरा है, ये बेवकूफ़ी भरा कदम है। उसमें यूक्रेन का आज जो हाल हुआ है वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा हमला यूक्रेन के जो तरफ से किया गया है रूस में, ऐसा लगता नहीं आपको कि शेर के मुंह में हाथ नहीं, पूरा सर डाल दिया है? एकदम सही रचना जी, ऐसा है। देखिए, दिस इज नॉट अ फाइट ऑफ जेलेंस्की। जेलेंस्की एक मोहरा है, एक चेहरा है, और ये एक्चुअल फाइट है ट्रम्प एंड यूरोपियन नेशंस का। देखिए, फ्रांस, यूके एंड अमेरिका पूरा पूरा जोर लगा दिया है, और 300 बिलियन तो खाली अमेरिका से आया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, बाकी चीजें, टैंक्स, पूरा यूरोपियन देशों से आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और उनके सैनिक भी आए इनफैक्ट। और अभी ऐसा है कि जेलेंस्की अब एक मोहरा बन के रह गया। इट इज ए फाइट बिटवीन रशिया एंड द अदर। इसका बैकग्राउंड भी ये है, देखिए, टोटल आर्टिक नेशन का लगभग 65% कंट्रोल अभी रशिया के पास है। रशिया उस सब जीरो कंडीशंस में वहां पे एयरप्लेन्स, जेट वॉरप्लेन्स ऑपरेट करता है, उसके सैनिक वहां रहते हैं, और वो पूरा कंट्रोल ले रखा है। तो ये गवारा नहीं है यूरोपियन नेशन को या अमेरिका को, ये शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता रशिया को। तो ये उनका वार है अगेंस्ट रशिया, रशिया को दबा के रखो।
और उसके साथ साथ अभी उसने हमारे साथ भी पंगा ले लिया, हमारे ऊपर भी टैरिफ डाल दिया। भाई तेल क्यों ले रहे हो? अरे भाई तेल तो बाकी सब लोग ले रहे हैं। इसमें खमियाजा देखिए यूरोप को सबसे ज्यादा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अगर इंडिया, चाइना और रशिया तीनों मिल जाते हैं बढ़िया तरीके से तो वर्ल्ड का 40% जीडीपी हमारे पास है। और हम लोग अगर पूरा कंट्रोल करें, देखिए यूरोप का फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, उसके बावजूद भी ये लड़ रहा है। अमेरिका का फाइनेंशियल हालत और ज्यादा खराब है, ये तो एकदम डूब जाएंगे। ये अपनी मौत, ये आपका उनका हराकिरी है और ये सुसाइडल है इनके लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि सुसाइडल लग रहा है और वो सुसाइडल लगने के साथ साथ दिखाई दे भी रहा है तस्वीरों में। यूके देवनाथ सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप के दावे और उनके इंटरवीन करने से चीजें और बिगड़ गई क्या? रत्ना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति पहले भी रह चुके हैं और इस बार के समय में उन्होंने सोचा कि वो ट्रेड का यानी बिजनेस का इस्तेमाल करते हुए रशिया के ऊपर दबाव डाल पाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि रशिया के ऊपर दबाव सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रूस का ज्यादातर व्यापार जो है चीन के साथ है, भारत के साथ है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और दुनिया के दूसरे देशों के साथ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रूस के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए हैं, उन्होंने सोचा कि इन सैंक्शंस की बदौलत रूस का जो घुटना है वो नरम पड़ जाएगा, रूस डगमगा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस की जो इकोनॉमी है वो हमेशा से ही दो चीजों पर निर्भर रही है। एक तो आर्म्स एक्सपोर्ट, जो कि वो अभी भी दुनिया के सारे देशों को कर रहा है। अगर हम देखें, अभी भी रूस दुनिया के सब देशों को आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा था इस युद्ध के पहले तक। और दूसरी चीज है कि रूस का इकोनॉमी बहुत कर रहा है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति में नहीं होता तो कहीं ज्यादा सक्षम होता, कहीं ज्यादा मजबूत होता आज के मुकाबले। इसमें कोई शक नहीं है कि इस युद्ध के बाद अमेरिका को एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो उनका था कि रूस को कमजोर करना है, काफी हद तक ये हुआ है। रूस डेफिनेटली इस युद्ध में शामिल होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति जो कि जीडीपी की ग्रोथ थी वो रुक गई है। रूस की जो फौज है उसके पास जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे जो कि रूस की फौज ने नेटो देशों से लड़ने के रखे थे यानी अमेरिका से युद्ध के लिए रखे थे, वो डिप्लीट हो गए। तो आस्ते आस्ते रूस अब दुनिया का जैसे हम कहते हैं कि महान मिलिट्री पावर था, उसमें कमी आई है। लेकिन रूस की जो जियोग्राफिकल पोटेंशियल है, देखिए इतना बड़ा उनका इलाका है, पूरब से पश्चिम तक हजारों किलोमीटर का, और तो उस पर अमेरिका कभी कब्जा नहीं कर सकता, अमेरिका उसको डिफीट नहीं कर सकता। अब चीन भी रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत भी रूस के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अगर हम देखें, एक छोटा सा देश वेनेजुएला है जो दक्षिण अमेरिका में है, रूस का मित्र है। आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में होकर वेनेजुएला की तरफ अपनी नेवी को कुछ करा दिया, क्योंकि वेनेजुएला जो है हमेशा रूस के साथ रहने की कोशिश करता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप एज ए बिजनेसमैन वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जेलेंस्की को जिता दें। तो जेलेंस्की को जिताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की जो फौज है मजबूत फौज है, लेकिन था तो वो रूस का ही एक हिस्सा ना। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1992 से लेके आज तक यूक्रेन ने जब से वो सोवियत रूस से टूट के अलग हुआ है तो वो रशिया का ही एक हिस्सा था। तो रशिया के सीनियर अफसर्स हैं, उनको यूक्रेन की डिफेंस सर्विसेज के बारे में चप्पे चप्पे की खबर है, क्योंकि जो लोग 1992 में रूस के अफसर यूक्रेन में डिप्लॉयड थे, क्योंकि यूक्रेन तो रशिया का ही एक प्रांत था, फॉरवर्ड प्लान था, मतलब अग्रणी स्टेट था जहां से नेटो को सामना करना था, पोलैंड को हमला करना था युद्ध की स्थिति में। तो उस वक्त जो रशिया के कैप्टन और मेजर थे वो ही आज प्रमोशन ले लेकर रशिया की फौज में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बने हैं। तो उनको रूस यूक्रेन के बारे में चप्पे चप्पे की खबर है कि कहाँ की ज्योग्राफी कहाँ है, उनके डिफेंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर हैं। तो यूक्रेन जो है खड़ा क्यों है युद्ध में, जैसे कि सही बताया गया है कि जेलेंस्की को शायद
भ्रांति में डाल दिया गया, कंफ्यूज हाँ। करके उनको युद्ध में आगे रखा जा रहा है। बिल्कुल, जितने दिन इसे तक बलि ये का लड़ाई बदला चलेगी, बनना भी कह यूक्रेन सकते का हैं, ज्यादा से सामने ज्यादा कर दिया नुकसान गया, होगा। पीछे से सपोर्ट की बात कर दी गई। रंजन मुखर्जी जी, इस युद्ध में हमने सब देख लिया, हमने हवाई हमले देख लिए, हमने सीमा के अंदर जाकर किए गए हमले देख लिए, तबाही की तमाम तस्वीरें देख ली। मैं सिर्फ यूक्रेन नहीं, रूस के बारे में भी बोलूंगी, लेकिन बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आपको इसका कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है क्या, या फिर युद्ध का कोई भी एंड नजर आ रहा है क्या? ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। देखिए, इमीडिएट तो नहीं, बट आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मुझे लगता है कि अभी पोप का ये जो उन्होंने एक पहल किया कि वो मध्यस्थता करेंगे, वाटिकन प्ले करेगा एक रोल। ये दोनों देश क्रिश्चियन नेशंस हैं एंड डिवाउट क्रिश्चियंस हैं, तो मुझे लगता है कि पोप का इंटरवेंशन से एक पॉजिटिव आउटकम जरूर आ सकता है। इसके साथ साथ जैसे हम लोग हैं, इंडिया है, इंडिया के साथ का रिलेशन दोनों देश का अच्छा है, तो वी ऑल्सो कैन प्ले ए वेरी पिवोटल रोल। और मुझे लगता है कि जितना जल्दी ये चीज समझ जाए, हाँ। नाटो के देश जितने हैं, स्पेशली फ्रांस एंड यूके अलॉन्ग विथ अमेरिका, ये जितना जल्दी समझ जाए कि और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो ये उतना ही मंगल होगा। हर किसी का अपना फायदा दिखता है और ये युद्ध नहीं रुक रहा, झेलना पड़ रहा है सिर्फ आम लोगों को या फिर सेना में उतरे हुए जो सैनिक हैं उन्हें अपनी जान देनी पड़ रही है, और ये दोनों तरफ से ही है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए यूके देवनाथ सर, रंजन मुखर्जी सर, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।